डॉक्टर अंबेडकर समाज में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस का कंसेप्ट डेवलप करना चाहते थे। वो कंसेप्ट जो लिबरल डेमोक्रेसीज है उनसे उन्होंने इनहेरिट किया और उस कंसेप्ट को हमारे यहाँ बहुत हज़ारों साल पहले बुद्धा के सिस्टम में मानते थे, लेकिन वो लुप्त हो गया। लेकिन वो अपने टाइम में उन्होंने वहाँ से ही उसको इंस्पिरेशन ड्रा की। इंस्पिरेशन ड्रा करना अलग चीज़ है और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। लेकिन जैसे भाटी साहब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारे देश में आया, इससे जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। ये जो डिफेक्शन का जो कंसेप्ट है, अगर आप देखेंगे जो छोटी पार्टियां हैं उनको डिफेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, उनको प्रिजर्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जो बड़ी पार्टियां उनको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, और अगर उनको स्प्लिट होने का भी कोई डर है तो कोर्ट भी उसमें इंटरवीन करता है। लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो डिफेक्शन जब ये कानून बनाया गया तो ऐसा कोई उसमें मूलभूत ऐसा कोई आधार नहीं था कि वो छोटी पार्टियों के जो एमएलए एमपी हैं वो डिफेक्ट कर पाएंगे और बड़ी पार्टी के एमएलए एमपी वो डिफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम भारत का सिटीजन होना चाहते हैं और संविधान ने हमें सिटीजन बनाया, लेकिन यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ने हमें जाति या धर्म में बांट दिया। ये जाति और धर्म का जो कंसेप्ट हमारे सिस्टम में जो चल रहा है, इसको 42nd अमेंडमेंट जो हुआ उस जिसमें सोशलिस्ट और सेकुलर दो वर्ड जोड़े गए, आज उसको दूसरे तरीके से भी पढ़ा जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि सोशलिस्ट के बारे में जो भी काम हुआ, चाहे लैंड रिफॉर्म हुए, चाहे बैंक नेशनलाइजेशन हुआ और बहुत सारी एक्टिविटी हुई, वो सब सोशलिस्ट वर्ड जोड़ने से पहले हुआ। 71 में जो लैंड रिफॉर्म्स में अमेंडमेंट हुआ वो एक्चुअली 72 नवंबर में पार्लियामेंट ने पास किया और राष्ट्रपति ने दस्तखत किया। लेकिन 24 जनवरी 71 को इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग की थी जिसकी वजह से वो कट ऑफ डेट रखा गया, वो डेट ऑफ अनफोर्समेंट उसकी वो पर्टिकुलर डे रहा। लेकिन जिस इंदिरा गांधी ने ये अमेंडमेंट किया उसके बाद उसने भी कोई उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं की। रिलीजन का अगर पहले के दौर में आप देखेंगे तो रिलीजन को इतना महत्व नहीं था जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ। ये अमेंडमेंट होने के बाद रिलीजन को बहुत ज़्यादा महत्व मिला और रिलीजन के बेसिस पे हर सारी राजनीति होने लगी। तो ये जो सारी व्यवस्था है इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सामाजिक तौर पे अगर जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन है उसके लिए 1995 में अमेंडमेंट हुआ। 80% स्टेट में 4 अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 80% स्टेट में वो कानून लागू नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन लागू नहीं है। ये जो सारी व्यवस्था है, अब वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए उन्होंने रिजर्वेशन बनाया, उस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया और उसके बाद वो सब जगह लागू है। अगर SC ST OBC तीनों का रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में आप देखेंगे तो 20-25% से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है। और अभी जो डाटा आया, जो वायर ने डाटा रिलीज किया, जिससे IAS IPS और IFS 3 सर्विसेज का डाटा उन्होंने रिलीज किया, जिसमें 88% IAS में जो है अदर लोग हैं, SC ST OBC नहीं है, ऐसा डाटा आया है। और 10% IPS में है। मतलब जो 49.5% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसकी जगह 10% है, और जो 49.5% होना चाहिए उसकी जगह 8% है। अगर फॉरेस्ट सर्विसेज में देखेंगे तो 18% है। ये फॉरेस्ट में थोड़ा इनके कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद जो ये पोस्ट बेस रोस्टर आया, पोस्ट बेस रोस्टर से पहले ऐसा नहीं होता था
क्योंकि जो पोस्ट खाली होती थी वो नोटिफाई हो जाती थी तो रिजर्व कैटेगरीज को भी अपना राइट मिलता था। लेकिन पोस्ट बेस रोस्टर जो R.K. सब्रवाल के जजमेंट से 10 फरवरी 1995 में जो जजमेंट आया और उसको जुलाई 97 में DOPT ने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद से इतने बड़े पैमाने पे ये चेंजेज आ रहे हैं। अगर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 90% लोग हैं, 88% लोग हैं, वो वही लोग हैं जिनको EWS का रिजर्वेशन दिया, उसी क्लासेज के लोग हैं जो इतने बड़े पैमाने पे उनमें रिप्रेजेंटेड हैं, लेकिन फिर भी वो उसका रिजर्वेशन एक दिन भी जो है उसको रोका नहीं गया या उसको लागू करने में कोई रुकावट नहीं पड़ी। लेकिन जो SC ST OBC जो 85 से 90% जिनकी पॉपुलेशन है उनका रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। ये जो बहुत लंबी चर्चा की ज़रूरत है और आप लोग बहुत सारे स्पीकर अभी बताया कि हैं उसमें, तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमें जो पॉलिटिक्स जो करते हैं लोग, जो वकालत जो करते हैं, उनको अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा होना चाहिए। आज हम देखते हैं कोर्ट्स में जो 20 साल पहले जो हम देखते थे और आज हम देखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आपस में कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। जिस तरह का सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम में जो भी लोग काम करने वाले हैं उनको किसी प्रिंसिपल से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा 20 साल पहले नहीं होता था। 20 साल पहले अगर आप किसी केस में जाते थे तो आप एक प्रिंसिपल के बेसिस पे उसको आर्ग्यू करते थे और उसमें जो भी आपको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिलीफ की कैपेसिटी उस जमाने में आज के कंपैरिजन में ज़्यादा होती थी। हम इस सामाजिक सिस्टम में कुछ बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव तब तक संभव नहीं है जब हम जाति और धर्म का विनाश नहीं करेंगे। केवल जाति के विनाश से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब उन्होंने धर्म इतने बड़े पैमाने पे फैला दिया कि उस धर्म का भी विनाश करना पड़ेगा। अदरवाइज आप को जब चुनाव आएगा तो वो जाति और धर्म के बेसिस पे इतना पोलराइज कर देंगे कि आपको वोट तो वहीं देना है जहां वो डिटरमाइन करेंगे, कोई चेंज उसमें नहीं आएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो उन्होंने जाति के विध्वंस की जो बात की थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें उन्होंने यही प्रिंसिपल रखा था कि जाति का विनाश होना चाहिए। इससे आपकी डेवलपमेंट पे कोई पॉजिटिव बेनिफिट नहीं है। अगर आपको समाज में आगे बढ़ना है तो जाति आपको कोई एडवांटेज नहीं दे रही है। अब ये जो जाति है कुछ लोगों को एडवांटेज भी दे रही है, इसलिए वो उस जाति को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, 85 से 90% जो पॉपुलेशन है, उसके जो अधिकार हैं उसका जाति या धर्म से विनाश हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। अब इसको कितने बड़े पैमाने पे हम समाज में प्रचारित कर सकते हैं कि हमारा जो विचार है वो समाज में एक मान्य विचार हो, क्योंकि धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। आज अभी जो 9 जज बेंच चल रही है उसमें जो आर्ग्यूमेंट है तो वो कहते हैं हम किसी धर्म को प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, किसी धर्म को प्रेफरेंस नहीं देंगे। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। 9 जज की बेंच में गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर रही है। तो आप ये देखिए कि जो आर्ग्यूमेंट इतनी 9 जज बेंच में भी कोई प्रिंसिपल्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो बाकी लेवल पे 2 जज में 3 जज में जो नॉर्मल केसेज है उनमें क्या होगा। तो ये जो सारी जो व्यवस्था है इसको चेकमेट करने के लिए हमें समाज में जागरूकता पैदा करनी चाहिए और जाति और धर्म का विनाश कैसे हो इसके बारे में समाज के लोगों को सोचना चाहिए। जब तक आप इसके बारे में कुछ काम नहीं करेंगे तो आप जो भी छोटा मोटा काम करेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये जो सामाजिक सिस्टम है इसके लिए जो भी चेंजेज आए उसके लिए हम लोग ही जिम्मेवार है, कोई और जिम्मेवार नहीं है। आज जितने बड़े पैमाने पे जो जाति की बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए जो लोअर क्लासेज हैं वो भी उतनी जिम्मेवार हैं। एक आदमी कहता है मैं ग्रेट चमार हूँ और वो चुनाव जीत के आ जाता है, तो ग्रेट जाट क्यों नहीं है, ग्रेट यादव क्यों नहीं है, ग्रेट कुमार क्यों नहीं है। तो ये जो सोच है जिससे एक आदमी जो है अपनी कास्ट को ग्लोरीफाई कर रहा है, तो वो कास्ट रिडन सिस्टम जो है समाज में उसका इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो एक इंडिविजुअल आदमी उससे जीत सकता है,
लेकिन जाति का पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा तो उससे आपका मार्जिनलाइजेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए इसको कैसे करना है, इसके लिए बहुत लंबी चर्चा की ज़रूरत है, और लंबी चर्चा जाति और धर्म के ऊपर ही होनी चाहिए। ये जो लेक्चर वगैरह है इससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जिन लोगों ने भी उस समय काम किया, उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, इसलिए उन्होंने डिफरेंट स्ट्रीम का होने के बावजूद भी एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, वो साथ रहे। आज ऐसा नहीं है। आज एक सिस्टम में काम करने वाले लोग जो है वो दूसरे स्ट्रीम के आदमी से बातचीत नहीं करना चाहते। जब वो आपस में आपका डिस्कशन नहीं होगा, डायलॉग नहीं होगा, तो चेंज नहीं आ सकता। अब एक बहुत बड़े पैमाने पे धर्म को बढ़ावा देने के लिए इतना पैसा फूंका जा रहा है, जो धर्म जो है उसका सरकार को एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना भी आज खर्चा हो रहा है तो केवल बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी उसके ऊपर खर्चा कर रही थी। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं कि इंडिविजुअल केसेज को मैं एग्जामिन नहीं करना चाहता हूं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कितना पैसा वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कांग्रेस भी इस तरह दे रही थी। अभी भी जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि राम मंदिर का बेसिक जो एक्टिविटी वो कांग्रेस ने की थी पूरी, तो इसका मतलब कांग्रेस भी धर्म की राजनीति कर रही थी। ये अलग बात है, राजनीति में उस राजनीति को कौन ग्रैब कर जाए इसके बारे में वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इसको जाति और धर्म को हमें विनाश करना है, उसके लिए हम लोगों को प्रण लेना चाहिए और जो वकील हैं उनको उसमें आगे आना चाहिए। आज जो वकीलों की स्थिति है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने बड़े पैमाने पे लॉ स्कूल्स बनाए गए हैं, उन लॉ स्कूल्स में बहुत अच्छी एजुकेशन भी अवेलेबल नहीं है, टीचर्स नहीं है, लेकिन वो डिग्रियां बांटे जा रहे हैं। और बार काउंसिल को जब से ये पावर दी है इसको रेगुलेट करने की, मुझे लगता है कि तब से ये व्यवस्था जो है ज़्यादा खराब हुई है। जो सामाजिक सिस्टम में जो बदलाव है उसको रेगुलेट करना इंस्टीट्यूशंस का काम है, लेकिन आज इंस्टीट्यूशंस उस दशा में नहीं है कि वो किसी को रेगुलेट कर सकें। और इसलिए जो प्राइवेट सिस्टम जो डेवलप हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इस सिस्टम के द्वारा जो सिस्टम समाज में जो डेवलप हुआ है उसमें आपके पास 1 करोड़ रुपए है, तब भी आपको ये नहीं पता कि आपके पास कल आप जिंदा रह पाएंगे अपने धन के बल पे या नहीं रह पाएंगे। तो बेईमानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है समाज में। तो इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको कंटेंट कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। वकीलों का मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा भूमिका है और वकीलों को जाति और धर्म से ऊपर उठना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि एक बुलडोजर सिस्टम चल गया। एक आदमी पूरी ज़िंदगी लगाता है, तब वो मान लो 50 लाख का अपना मकान बना लेता है। अब वो उसमें ये भी मान लेते हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट रह गया, उसका कोई परमिशन लेनी थी या कुछ नक्शा पास करना था, वो मान लो प्रॉपरली पास नहीं हुआ। उसमें भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें भी हम नहीं जाते हैं। तो जब आप उसको तोड़ देते, क्या वो दोबारा 50 लाख रुपए उसके पास होंगे कि वो अपना मकान बना सके? तो ये जो रूल ऑफ लॉ के नाम पे जो हमारी सरकारें हैं जो काम कर रही हैं, वो जिस तरह का सिस्टम डेवलप हो रहा है उस सिस्टम में वो उसका पूरा रिसोर्सेज का भी मार्जिनलाइजेशन कर रहे हैं। और ये जो सारा सिस्टम जो हम समाज में देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़े पैमाने पे आज जो व्यवस्था है उसके लिए मैं समझता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा जिम्मेवार हैं। क्योंकि जब तक हमारे पूर्वज, हमारे दादा, पिताजी या कोई दूसरे लोग जो अनपढ़ थे वो ज़्यादा प्रिंसिपल थे, हमारा कोई प्रिंसिपल आज नहीं है। हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी हम मानेंगे, हमें अगर फ़ायदा होगा तो हम किसी चीज़ को मानेंगे। लेकिन हमारे पिताजी, हमारे दादा, परदादा 50 साल पहले के हमारे लोग वो ऐसे नहीं थे, वो किसी प्रिंसिपल पे खड़े होते थे। इसलिए ये जो सारी व्यवस्था है इसको रूल बेस्ड हमें करना पड़ेगा। रूल भी जो संवैधानिक सिस्टम की मर्यादा के हिसाब से जो हम रूल डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने सुना, और ये जो इस तरह की डिस्कशन हमारी होते रहनी चाहिए।
ये डिस्कशन जो जितने बड़े पैमाने पे होंगी तो समाज में हम उसके बारे में उतने बड़े पैमाने पे चर्चा करने में और अपना आइडिया डेवलप करने में, क्योंकि हो सकता है मेरा आइडिया गलत हो, लेकिन अगर मैं अपना आइडिया नहीं दूंगा तो आप उसके ऊपर कैसे डिस्कशन करेंगे। इसलिए हर आदमी को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और समाज को हमें एडवांस करना चाहिए। आज हमारे देश में रिलीजन के नाम पे एक आदमी गाय का गोबर खाते हुए दिखा रहा है, एक आदमी गाय का मूत्र पी रहा है, और हमारा पड़ोसी चाइना जो हमारे से बाद में आज़ाद हुआ उसने क्या कुछ डेवलप कर दिया है। तो ये साइंटिफिक थिंकिंग जब तक हमारे समाज में पैदा नहीं होगी, जब तक उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आज जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं वो भी इसलिए कि हमारे लोग विदेशों में जो गए वो वहाँ से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और यहाँ हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। तो इसलिए अगर साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आप कुछ भी चेंज समाज में नहीं कर सकते। इसके साथ मैंने आपको एक विचार दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप विचार उसके ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इस विचार को रिजेक्ट करेंगे या आगे बढ़ाएंगे, उसके ऊपर चर्चा ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू।